Yes, students, welcome back in 8th standard online classes, social science period, chapter number 5. In this chapter, in previous video, I taught you about the agriculture and importance of agriculture. Now, factors affecting agriculture. देखिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल ओनली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के कुछ क्षेत्रों में ही संभव है. इट इज़ द इन्फ्लुएंस्ड वेरियस फिजिकली एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. इसको क्या देखो बाय द इसमें जो है बहुत सारे फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो खेती को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण ऐसे बहुत सारी बातें हैं. फिजिकल यानी कि हमारी ज़मीन धरती से संबंधित, और इकोनॉमिक आर्थिक रूप से संबंधित ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं. कौन कौन से हैं? दे आर, देखिए, नंबर 1 फिजिकली और जोग्राफिकल फैक्टर्स. फिजिकली और जोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1 रिलीफ. रिलीफ क्या होता है? ऊंचावच, जमीन की ऊंचाई नीचाई. ठीक है, कहाँ पर जमीन खेती हो सकती है. प्लेन्स आर मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन द हाईलैंड. ऊंचाई से यानी कि हाईलैंड ऊंची ज़मीन की बजाय जो प्लेन ज़मीन होते हैं, समतल मैदान होते हैं, वो खेती के लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं, जैसे कि हमारे हरियाणा पंजाब में है. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ जनरल हाई इन प्लेन्स. कहाँ पर जनरली प्लेन होती है? जो पॉपुलेशन की सघनता है यानी कि अधिकता है, वो प्लेन मैदानी भागों में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स. इससे क्या होता है? जहाँ पर प्लेन मैदान होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. पॉपुलेशन के कारण खेतों में हमें काम करने के लिए सस्ती लेबर मिल जाती है, और फार्म प्रोडक्ट्स जितनी भी चीज़ें हैं फार्म से बनने वाली, उनके लिए मार्केट मिल जाती है, क्योंकि खपत भी उसकी वहीं पर हो जाती है. मोरओवर इट बिकम्स ईजियर टू यूज़ मॉडर्न इक्वायरमेंट ऑन प्लेन रीजन्स. इसका मतलब है कि जो मॉडर्न इक्वायरमेंट्स हैं उनका प्लेन मैदानी क्षेत्रों में यूज़ करना आसान है. कैसे आसान है? कोई भी मशीन चलाने, उन्हें ट्रैक्टर चलाने मैदानी भाग में, प्लेन मैदान में अच्छी तरह से चल पाएंगे क्षेत्र में, प्लेन में. जबकि ऊंचे पहाड़ों वाले या फिर माउंटेन्स में या फिर जो हमारे प्लेट्यू हैं वहाँ पर चलने मुश्किल होते हैं. वेयरएज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ मशीन्स ऑन रग्ड टोपोग्राफी. रगड टोपोग्राफी का मीन है कि ऐसे क्षेत्र जो भीड़ होते हैं, ऊंचे नीचे स्थान होते हैं, ऐसी टोपोग्राफी स्थान पर, ऐसे स्थानों पर मशीनें चलानी मुश्किल होती हैं. द रिवर बेसिन्स आर एंड डेल्टा. द रिवर बेसिन्स एंड डेल्टाज आर मोर सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन माउंटेन्स रीजन. ये पहाड़ी क्षेत्रों की बजाय जो हमारे रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन्स नदियों वाले क्षेत्र, हमारे प्लेन भाग में नदियाँ मिलती हैं बहुत ज़्यादा, आकर डेल्टा बनाते हैं. पता आपको डेल्टा कैसे बनता है? नदी जो आसपास में ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों से जो मिट्टी लेकर के आती है उसको मैदानी भाग में बिछाती है, दैट इज़ डेल्टा. तो डेल्टा के अंदर क्या करते हैं कि ये हमारे खेती के लिए ज़्यादा सूटेबल है जगह. और सबसे बड़ी बात, यहाँ मैदानी भाग में आसानी से खेती हो जाती है. जो मशीनें हैं खेतों के लिए वो आसानी से चल पाती हैं पहाड़ों की बजाय. नंबर 2 क्लाइमेट, मौसम भी चाहिए कृषि के लिए. देखिए, ज़मीन तो चाहिए हमें, प्लेन ज़मीन होनी चाहिए, सीधी सी बात तो ये है. क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? एग्रीकल्चर इज़ हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी. ठीक है, क्लाइमेट की जो हमारी वेरिएबिलिटी है, विभिन्न प्रकार का क्लाइमेट है, वो भी अनेक प्रकार का क्लाइमेट है. ठीक है, कहीं गर्म, कहीं सर्द है, कहीं शीतोष्ण है. तो इस तरह से जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन है, जो एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट है, वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. Each crop has its own required of temperature and rainfall. प्रत्येक ज़मीन के लिए अपना एक अलग से टेम्परेचर, प्रत्येक क्रॉप के लिए, फसल के लिए, प्रत्येक फसल को एक किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एक टेम्परेचर की, रेनफॉल की. यानी कि हर फसल के लिए अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर होना चाहिए, अलग अलग उसके लिए बरसात की ज़रूरत होती है. दैट इज़ वाई द वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन सपोर्ट डिफरेंट पैटर्न्स. इसलिए क्या होता है, जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं डिफरेंट पैटर्न्स को फसल के. फॉर एग्जांपल, वीट इज़ क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन्स. जो वीट है वो टेम्परेट यानी कि तापमान गर्मी वाले क्षेत्र में उगाई जाती है. एंड राइस ग्रोज इन ट्रॉपिकल रीजन्स. जो राइस है वो कहाँ उगाता है? ट्रॉपिकल रीजन्स में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है. गर्मी वाले क्षेत्रों में वीट उगाई जाती है. ग्रोइंग सीजन इज़ लॉन्ग इन इक्वेटरल एंड ट्रॉपिकल रीजन. जो ग्रोइंग सीजन है, फसल उगाने का मौसम है, वो कहाँ? जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है कि
ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पर फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, ज़्यादा फसलें होती हैं एज़ कम्पेयर द सेम इन टेम्परेट रीजन। जो टेम्परेट रीजन है, गर्मी वाला तापमान वाला रीजन है, वहाँ की बजाय भूमध्य क्षेत्रीय है, जहाँ पर वो जो भूमध्य क्षेत्रीय हैं उनके पास हैं जो फसलें ज़्यादा उगती हैं। फिर आता है मिट्टी, सॉइल कैसी होनी चाहिए, सॉइल भी ज़रूरी है। सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट एग्रीकल्चर। जो सॉइल के अंदर है, मिनरल्स कैसे हैं, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, ये चीज़ें भी उसको एग्रीकल्चर को प्रभावित करती हैं। केमिकल कंपोजिशन, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह जगह पर जो है ज़मीन के अंदर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कैसे पाए जाते हैं और ज़मीन की उर्वरता कैसी है, अलग अलग होती है। विच लीड्स टू वेरिएशन इन सॉइल टाइप, जो कि ज़मीन के अलग अलग टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। ईच क्रॉप हैव इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल। सभी फसलों के लिए, प्रत्येक फसल की के लिए अलग अलग तरह की ज़मीन की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ज़मीन के कारण, सॉइल के कारण, के अलग अलग सॉइल हैं तो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलाइवल सॉइल, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, नदियों द्वारा जो मिट्टी लेकर आते हैं उसे अलाइवल सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स फॉर एग्रीकल्चर। ये जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो कि नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, और ऐसा मिट्टी बहा करके लाती हैं, कंकड़ पत्थर लाती हैं, वो टूटते रहते हैं और एक जगह पे जमा हो जाते हैं, दैट इज़ अलोविल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। और ब्लैक सॉइल जो होती है, ये सारी फसल, सारी मिट्टी है जो सॉइल है वो खेती के लिए उपजाऊ होती है, कृषि के लिए सूटेबल होती हैं। ये तो हो गए हमारे ज्योग्राफिकल और फिजिकल फैक्टर्स। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से हैं, अर्थ संबंधी कौन से हैं। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, खेतों की साइज़। देखिए जितने बड़ा साइज़ होंगे उतनी ज़्यादा फसल हो जाएंगी, बट जो साइज़ हैं वो भी अलग अलग हैं हर एक क्षेत्र में, हर एक कंट्री के अंदर जो खेतों के साइज़ हैं वो अलग अलग हैं। द साइज ऑफ फार्म्स अफेक्ट द एग्रीकल्चरल पैटर्न एंड द याइल्ड पर यूनिट हेक्टेयर। याइल्ड क्या होता है, उसका होता है कि पैदावार। जो साइज़ है खेतों का वो एग्रीकल्चर पैटर्न पर इफेक्ट डालता है, और उसकी पैदावार प्रति हेक्टर में कितनी पैदावार होती है इस चीज़ पर भी इफेक्ट डालता है। इन द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे कि हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है, ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज द फार्म साइज ऑफ जनरली स्मॉल, छोटे हैं वहाँ पर, ड्यू टू ग्रोइंग रूरल पॉपुलेशन। ज़्यादा जनसंख्या के कारण, गांव में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो हमारे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो फार्म साइज़ हैं वो छोटे हैं। एंड द लॉ ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन मीन उत्तराधिकार के। मान लिया आपके पिताजी के पास 10 किले हैं, जो है 10 एकड़ ज़मीन है, कल को आप 2 भाई हैं तो 5-5 हो जाएगी, आपके बच्चे हैं तो और भी कम होती जाएगी, और जो साइज़ है खेतों का वो भी हमारा छोटा है। विच लीड्स टू फ्रैगमेंशन ऑन लैंड, लैंड के विखंडन का कारण बनती है। द स्मॉल फील्ड्स आर मोस्टली नॉट इकोनॉमिकल, और जो छोटे खेत हैं वो ज़्यादातर किफ़ायती नहीं होते, उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाती, ज़्यादा फायदे वाले नहीं होते। नेक्स्ट थिंग, लेबर। द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जो मजदूर है वो हमें हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ रीजन। वो भी एक हमारी फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं देखिए, द लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज विद डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है लेबर की। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, हमारे भारत के अंदर सीजनल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में। वेयर एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, जब फसल उगानी होती है, काटनी होती है, देयर कुड बी शॉर्टेज ऑफ लेबर, तो हमारे यहाँ मज़दूरों की काफ़ी कमी हो जाती है। द फार्मर्स ऑफ पंजाब ग्रेटली डिपेंड ऑन माइग्रेंट लेबर्स फॉर ग्रोइंग वीट एंड राइस क्रॉप्स, हमारे यहाँ पर पंजाब के जो किसान हैं वो अधिकतर अपनी वीट और राइस क्रॉप्स को उगाने के लिए जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, दूसरे स्टेट से लेबर आती है, उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लेबर की दिक्कत रहती है, जहाँ पर हमें लेबर समय पर कई बार नहीं मिल पाती, हमें दूसरे राज्यों की लेबर पर डिपेंड रहना पड़ता है। कैपिटल, ऑल कैपिटल का मतलब यहाँ पे राजधानी नहीं, कैपिटल का मतलब पूंजी, संपत्ति, यानी कि पैसा भी चाहिए हमें लगाने के लिए फसल में, है ना।
ऑल एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक HYV क्या होते हैं आपके, ये होते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, जो उच्च क्वालिटी के जो सीड हैं, मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हायरिंग लेबर, मशीन्स, लैंड लीज, फोडर, फ्यूल, पाउडर एंड वेटरनरी सर्विसेज। वेटरनरी सर्विस होती हैं जो हमारे पशुओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सारी रिक्वायर कैपिटल, इन सब के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पूंजी चाहिए। कल्टीवेशन और कमर्शियल क्रॉप्स यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर मोर कैपिटल। और आज के टाइम में जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके कल्टीवेशन के लिए तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, और उन टेक्नोलॉजी आने के कारण ज़्यादातर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। देन रिक्वायरमेंट इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टीवेशन, जो पुराने तरीके हैं कल्टीवेशन की, उनकी बजाय अब अगर हम नए तरीके अपनाते हैं, टेक्नोलॉजी अपनाते हैं खेतों के अंदर, तो हमें उसके लिए ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड आया HYV, ये क्या होता है देखिए। HYV सीड स्टैंड्स फॉर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। These seeds can produce up to 10 times more crops than regular seeds on the same area of land. ऐसे बीज हैं ये जो नॉर्मल बीज होते हैं, रेगुलर सीड जो हम यूज़ करते हैं, उसकी बजाय अगर इन बीजों का यूज़ किया जाए तो हमें उसी क्षेत्र में 10 टाइम्स मोर 10 गुना फसल प्राप्त होती है। दीज सीड्स हैव शॉर्टर लाइफ साइकिल एंड एनेबल the farmers to practice multiple cropping. The HYV seeds specially for food grain crops के लिए हैं, were developed by scientists basically to improve food supplies and reduce famine in developing countries। यानी कि जो HYV बीज हैं, इनका जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको बनाया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ताकि कम ज़मीन के अंदर अधिक पैदावार की जा सके। सो स्टूडेंट्स, read the chapter number 5, page number 47 and 48 carefully. If any doubt inquiry, then call me. Thank you. Have a nice day.